अपने दर्शन को जनता के सामने रखने का प्रयास किया था। उसमें सबसे बड़ी एक बात थी कि उन्होंने पूर्वी भारत के लिए एक फोकस कर अपना विजन साझा किया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको देश की जनता के सामने आम लोग समझ पाए इस तरह से रखने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का जब तक सर्वस्पर्शीय विकास न हो, सर्वसमावेशक विकास न हो, संतुलित विकास न हो, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कारण जो रहे होंगे, पश्चिमी भारत और थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में विकास ज्यादा हुआ आजादी के बाद, और 70 साल के बैकग्राउंड में देखते थे तो दिखता था कि पूर्वी भारत कहीं न कहीं पिछड़ गया है। कुछ लोग उसको विभाजन का कारण देते हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण लैंड बाउंड्री से एकदम कट गया इसका कारण देते हैं, कुछ लोग हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह बांग्लादेश में चल गई इसका कारण देते हैं, कुछ लोग वामपंथियों के लंबे शासन को भी इसका कारण मानते। कारण जो हो, मगर वास्तविकता थी, सभी आंकड़े बताते थे कि पूर्वी भारत का विकास देश के विकास की तुलना में कम हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त कहा था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम पूर्वी भारत के विकास पर बड़ा फोकस करेंगे और पूर्वी भारत के विकास को बाकी के भारत के विकास के समकक्ष लाकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। मुझे आनंद है 7 साल के अंदर काफी कुछ पूर्वी भारत के विकास के लिए हुआ है। चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, एक परिवर्तन की बयार देखी जा सकती है, मगर गड्ढा इतना बड़ा था कि भरने में समय लगता है। अब जब हम पूर्वी भारत का विकास की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के विकास के बगैर पूर्वी भारत के विकास की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले असम की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज हम जिस असम को देखते हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय आजादी के पहले पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। इसका मतलब असम और पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, ये देश के विकास के अंदर बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। और अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के 2 हिस्से, एक हिस्सा है आजादी दिलाने के लिए हमें जिन नामी अनामी गुमनाम शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उनको याद कर नई पीढ़ी को हम देशभक्ति से तरोताजा करें। और दूसरा है कि 75 साल से 100 साल तक, ये 25 साल हम भारत को कहां से कहां पहुंचाना है इसका संकल्प लें। तो प्रधानमंत्री जी ने ये 25 साल को आजादी का अमृत काल कहा है। ये 25 साल में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस दृष्टि से आगे बढ़ना है। और जहां तक आर्थिक विकास का क्षेत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और पूर्वोत्तर के विकास के बगैर ये हो नहीं सकता। पूर्व का विकास भी नहीं हो सकता, भारत का विकास भी नहीं हो सकता। और मैं आज थोड़ी बात आपको पूर्वोत्तर की इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तब से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का शायद मैं ही अकेला कोई ऑल इंडिया पार्टी का अध्यक्ष होगा जिसने बाय रोड दौरा किया था। 21 दिन तक मैं पूरे पूर्वोत्तर में घूमता रहा और पूर्वोत्तर को समझने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर हमारे देश के लिए सीमाओं के कारण नहीं, इसकी सांस्कृतिक और भाषा की विविधताओं के कारण नहीं, पूर्वोत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब तक पूर्वोत्तर को बाकी के भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा नहीं जाता, हर दृष्टि से मेरा मतलब है कि वहां की जनता और भारत की जनता के बीच में भी सामंजस्य खड़ा होना चाहिए, एकात्मता का भाव खड़ा होना चाहिए, विकास की दृष्टि से वहां का विकास और भारत के विकास का दर एक समान होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की जितनी ही शांति और समृद्धि वहीं पर भी होनी चाहिए। तो हर दृष्टि से पूर्वोत्तर को जब तक भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 से, तब से हमने पूर्वोत्तर के विकास को एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया है। पूर्वोत्तर हमारे भारत के भूभाग का लगभग 8% क्षेत्र है,
आप कल्पना कर सकते हैं, यूपी से बड़ा क्षेत्र पूर्वोत्तर, लगभग 3.8% आबादी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा वहां से 5000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों के साथ जुड़ी हुई है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि पूर्वोत्तर कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व के 18 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसमें से एक पूर्वोत्तर है। हम इसका मार्केटिंग करना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के फॉरेस्ट कवर का 1/4 हिस्सा 25% पूर्वोत्तर में है और डेंस फॉरेस्ट का लगभग 30% हिस्सा पूर्वोत्तर में। एक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का फेफड़ा है। अगर पूर्वोत्तर के बचाए हुए ऑक्सीजन को हम न गिने तो भारत का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत विषम क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, जंगल भी है, बहुत बड़ी नदियां, सागर जैसी नदियां वहां से निकलती है। 270 से ज्यादा सामाजिक ग्रुप है, 185 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है। आप कल्पना करिए, एक पूर्वोत्तर के अंदर 270 से ज्यादा सामाजिक ग्रुप है, 185 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और इसी का उपयोग करते हुए कुछ लोगों ने पूर्वोत्तर को बहुत डिफिकल्ट बनाया था। भारत के बाकी हिस्से और पूर्वोत्तर के हिस्से में बहुत बड़ा एक मन की खाई खड़ी करने का काम 2014 के पूर्व किया। मैं नागालैंड गया था तो मुझे किसी दवाई की दुकान पर जाना पड़ा। मैंने वहां दवाई की दुकान वाले के पास एक दवाई मांगी। वो पहचानता नहीं था, मैं भी नया नया अध्यक्ष बना था। उसने मुझे पूछा कहां से आए हैं? तो मैंने कहा मैं कलकत्ते से आया। तो उसका अच्छा, भारत से आए? मेरे दिल की धड़कन 2 सेकंड के लिए रुक गई। नागालैंड का एक नागरिक, मैं जब उसको कहता हूं मैं कलकत्ते से आया हूं तो वो मुझे कहता है आप भारत से आए हैं। मैंने उसको पूछा भाई नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं है क्या? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? तब कुछ बोले बगैर मुझे दवाइयां दी और पैसा लेकर अपना काम करने लगा। ये स्थिति मैं इसलिए बताता हूं, इस स्थिति में पूर्वोत्तर का विकास संभव ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम ये मन की खाई को पाटने का करा। उन्होंने पूर्वोत्तर पर फोकस किया और पूर्वोत्तर के अंदर हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को भेजना चालू किया। आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री स्वयं 50 बार पूर्वोत्तर गए हैं और 12 बार रात्रि निवास उन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर किया है। और धीरे 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 अब पूर्वोत्तर का भारत के साथ मन का जुड़ाव करने का काम समाप्त हो गया। एक जमाना था वहां हिंसा, उग्रवाद, विवाद, बाढ़, भ्रष्टाचार और नारकोटिक्स, ये सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए चर्चा में रहते। मणिपुर का कोई नाम देता था तो बंद और ब्लॉकेट के लिए ही दिया जाता था, हड़तालों के लिए दिया था। आसाम का नाम टेररिज्म के लिए और जातीय समूहों के झगड़ों के लिए लिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति में पूर्वोत्तर था। आज कनेक्टिविटी, विकास, पर्यटन, रोजगार, बिजली और जंगल को बढ़ाना, बाढ़ को समाप्त करना, ये पूर्वोत्तर का स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ये माहौल बनाने का काम ये 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है, पूरा कर लिया है। और आज पूर्वोत्तर तैयार है इसको स्वीकार कर आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा, देश के आर्थिक विकास का कंट्रीब्यूटर बनने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम थे हमारे पूर्व के साथ कनेक्टिविटी के, उसमें भी बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर का समझौता कर अब पूर्वोत्तर से बांग्लादेश की बंदरगाह 2 साल के अंदर ही जुड़ जाएगी और एक बहुत बड़ा रास्ता दुनिया भर में जाने के लिए पूर्वोत्तर में उद्योग लगाने के वालों के लिए खुल जाएगा। मित्रों, हमने 3 ई को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 3 ई में सारी बात को समराइज किया है। एम्पैथी, एम्पावरमेंट और इनेबलर। ये 3 ई के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने सबसे पहले यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापित की है। आज पूर्वोत्तर की सभी सरकारें 5 साल हो गए, कोई भी टूट फूट करे बगैर एक भी सरकार बदली नहीं है। 5 साल से सभी सरकारें चल रही है। यहां सारे विवादों को समाप्त करने के लिए हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा उद्देश्य हमारा है
बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान-पान और विविधता को हमने ताकत बनाना है, टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा हथियार बनाना है और पूर्वोत्तर को एक विकसित क्षेत्र बनाकर आजादी के पूर्व के जीडीपी के योगदान को वापस लाना है। मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पहले बात करूंगा। आज वहां पर सभी सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ, स्थिरता के साथ काम कर रही है। चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। नेडा जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हमने बनाया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो 8 की 8 सरकारें नेडा के तत्वाधान में चल रही है। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों ने मोदी जी को स्वीकारा है। 19 सीट 24 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। 498 विधायक में से 350 विधायक नेडा के हैं और दिल्ली को जहां पहले पराया समझा जाता था, अब दिल्ली को बड़ा भाई मानकर विकास के लिए उसकी सहायता लेने में कोई झिझक वहां पर नहीं रही है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारा गया है और बहुत बड़ा फायदा इसके कारण पूर्वोत्तर के विकास को होने वाला है। मित्रों, पूर्वोत्तर के शांति की स्थापना के लिए भी 2014 और 2019 के बाद हमने बहुत बड़ा काम किया है। पहली टर्म में बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर पूर्वोत्तर की जो सबसे बड़ी कमी थी कि पूर्व में कैसे जाए, इसको हमने दूर किया है। मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त कर दिया है। एनएलएफटी के साथ समझौता हुआ है, उन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। भू शरणार्थियों का 40 साल से समस्या था, इनके साथ समझौता हो गया है, उनका पुनर्वसन हो रहा है। बोडो शांति समझौता कर ढेर सारे उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। कार्बी आंगलोंग में भी समझौता होकर ढेर सारे उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं। और मैं आपको बताता हूं, 2014 के पहले 7 साल में, 2014 के 7 साल मतलब 2007 से 2014 तक लगभग 385 नागरिक मारे गए थे प्रति साल। अब 2019 से लेकर 21 तक 2 नागरिकों की एवरेज आई। आप समझ सकते हैं ये कितना शांति स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सफलता हासिल की है और उससे पूर्वोत्तर को कितना फायदा किया। ये 2 वर्ष में लगभग 3922 उग्रवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया है और 4000 हथियार भी पुलिस के पास जमा करे हैं। 3922 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं और लगभग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर उनके विकास के लिए भी 12,000 करोड़ रुपया इन्होंने उनके पुनर्वसन के लिए भी किए। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा 7 साल के अंदर आमूल चूर परिवर्तन, बड़ी बड़ी योजनाएं आज पूर्वोत्तर की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में हम फिर से जनादेश लेने जाएंगे। पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होगी। पहले 2 ही थी, सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। पूर्वोत्तर के 8 में से 7 स्टेट रेल से जुड़े हुए और ढेर सारे नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है। लगभग नेशनल हाईवे की 32 सड़कों का निर्माण 12,000 करोड़ से किया है। लगभग अरुणाचल के अंदर और 1200 करोड़ रुपया लगाया है। पूर्वोत्तर के चहुमुखी विकास को करने के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मगर कुछ आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। 2024 से 2021 तक 2,65,513 करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च किया है। इसमें मैं हेल्थ पर की गई लागत को नहीं गिना था। 2,65,513 करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने लगाए और 14वें के वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में पूर्वोत्तर के लिए खर्च में 251% की बढ़ोतरी की। मैं ये सभी आपको इसलिए कहता हूं कि पूर्वोत्तर भारत सरकार का फोकस का बिंदु है। पूर्वोत्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर की शांति, पूर्वोत्तर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ऐसा माहौल बनाती है कि जैसे वहां पर आप लोग इन्वेस्ट कर सके, भरोसा कर सके और वहां से पूरे पूर्व में जाने के लिए, दुनिया भर में जाने के लिए रास्ता भी अब
खुलने वाले हैं। 2021-22 में पूर्वोत्तर का बजट जो वित्त आयोग से अलग है 68,000 करोड़ रुपया किया है। 60 वर्ष में बजट को 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है और ये सारा पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च हो इसके लिए भी हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। इसके लिए आईटी का उपयोग भी किया है और बहुत सारे कदम उठाकर भ्रष्टाचार को वहां से निकालने का हमने प्रयास किया है। मित्रों, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, 553 करोड़ रुपए की लागत से पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में, असम ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेल और रोड दोनों का एक साथ पुल बनाया है लगभग 6,000 करोड़ की लागत से। कुमारघाट अगरतला के लिए नई रेल लाइन 1700 करोड़ रुपये की। टोटल रेड लाइन के उन्नयन के लिए 22,000 करोड़ रुपया खर्चा गया है। तुरियाल जल विद्युत परियोजना 1400 करोड़ की, पारे जल विद्युत योजना 1600 करोड़ की, त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट 1100 करोड़ का, त्रिपुरा में NH 44 उदयपुर 800 करोड़ रुपए का, अरुणाचल में चांगलांग खोस खड़ सड़क 450 करोड़ की, असम में NH 37 380 करोड़ रुपए का और रेल की कनेक्टिविटी का 40% काम पूरा हो चुका है। अब 2 ही राजधानी रेल से कनेक्ट होना बाकी है और राजधानी ईटानगर में 995 करोड़ का नया हवाई अड्डा बन रहा है और भारत और बांग्लादेश दोनों तरफ अगरतला ओखरा रेल लिंक भी चालू हो गई है, जिससे रेल के माध्यम से भी बांग्लादेश के साथ व्यापार हो सकता है। हमने बहुत सारे वहां पर एम्स से लेके IIT से लेके IIM से लेके ढेर सारे इंस्टीट्यूशन भी वहां पर खुले हैं, जिससे वहां के बच्चे एक अच्छा मैन पावर के रूप में हमारे पास हो। इस प्रकार का हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के सामने आया तो आपको अपील करने के लिए आया। आईटी के लिए अपार संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ी है। आईटी के लिए वहां की भौगोलिक विषमता जरा भी आड़े नहीं आती है और जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, आईटी की कनेक्टिविटी के लिए हमने ढेर सारा काम किया है और वहां देश के बाकी हिस्सों जैसे ही कनेक्टिविटी आज उपलब्ध है। टूरिज्म पूरे विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने का कुदरती सौंदर्य यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के पास उपलब्ध है। ऑर्गेनिक फूड के लिए भी 3 राज्य संपूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिए गए हैं। बाकी राज्यों में भी ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। देश भर के को ऑर्गेनिक फूड देने का एक बहुत बड़ा हब नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फूड की जो मांग और बाजार बढ़ रहा है, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा स्पॉट बन सकता है। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ी संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ी है। बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में वहां की भौगोलिक परिस्थिति जो विषम है, इसका ही भी उपयोग करने का हमने निर्णय किया है। इसरो के माध्यम से ढेर सारे कुदरती तालाब बनाएंगे। जो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ वो तालाबों के अंदर हम डाइवर्ट करेंगे और वहां से इरिगेशन भी होगा, शुद्ध पीने का जल भी मिलेगा और बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा क्षेत्र है बांस, कागज के उद्योग के लिए और बांस के उद्योगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं वहां पड़ी है। भारत का बांस के उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा पूर्वोत्तर में है और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने बांस को खेती का स्टेटस दे दिया है। बांस काटने में किसी की वन विभाग की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके कारण बांस की खेती भी वहां बढ़ रही है। बांस से जुड़े हुए उद्योग भी वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं और दुनिया भर में इसका आकर्षण है, देश भर में इसका आकर्षण है। वहां भी हम बहुत सारा निवेश आने की संभावना है। कुछ 1-2 साल के अंदर ही बांग्लादेश के साथ रेल से भी और रोड से भी उत्तर पूर्व का क्षेत्र जुड़ जाएगा। उसके बाद ढेर सारी संभावना ईस्ट में जाने की भी वहां बन रही है। वहां की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं अलग अलग राज्यों की, वो भी काफी ल्यूक्रेटिव है और वहां सबसे बड़ी बात है कि अब वहां पर
शांति स्थापित हो चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है और पढ़ाई लिखाई के लिए भी वहां पर ढेर सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं जो बच्चों को एक अच्छी डिग्री लेकर आपको ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स वहां से तैयारी में मिल सकता है। मित्रों, आज मैं आईसीसी के सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का। हम आजादी के अमृत महोत्सव में खड़े हैं। यहां से आजादी के 100 साल मतलब शताब्दी मनाने जाएंगे। जो लोग भी होंगे उनके लिए हमें रास्ता तैयार करना है। और ये अमृत महोत्सव में संकल्प का भी वर्ष है कि हम देश को जब शताब्दी मनाएंगे तब कहां ले जाकर खड़ा करेंगे। और देश को अगर उसका संपूर्ण विकास करना है तो देश के हर क्षेत्र के अंदर सम विकास होना चाहिए। मैं ये बात समझता हूं कि पूंजी लगाना बहुत बड़ी बात होती है, पूंजी भावनाओं से नहीं लगती है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूंजी लगाने के लिए जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है वो 7 साल से हम बना रहे हैं और अब हम बना चुके हैं। अगर अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूंजी लगाने के सारे पैरामीटर से बाकी के देश के हिस्सों की तरह ही वो फुलफिल करता है, मगर जरूरत है हमारी नजर वहां जाने की। और आज मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं मुझे मालूम है वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है देश की इकोनॉमी में। एक बार आप नॉर्थ ईस्ट को अलग दृष्टि से देखिए, वहां आए हुए बदलाव को जानिए। आपकी कंपनियों में से कुछ लोगों को वहां भेजकर आए हुए बदलाव को जमीन पर कितना उतरा है उसको चेक भी कर लीजिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का, नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर करने का, नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने का और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बूस्ट देने का समय आ गया है। और आईसीसी से बड़ा कोई फोरम हो नहीं सकता। मित्रों, मैंने असम के मुख्यमंत्री जी को कहा है, वहां पर भी एक वो समिट रखने वाला है मार्च महीने में। मैं चाहूंगा कि आईसीसी इसमें पार्टनर बने, मैं भी जाने वाला हूं, मगर एक अलग दृष्टिकोण आईसीसी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जरूर रखना चाहिए। एक चैप्टर भी अगर खोलना चाहे आप, एक कमिटी जैसा बनाकर कि वहां जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको गाइडेंस के लिए या उनको मदद करने के लिए, तो असम सरकार के नेतृत्व में 7 सरकारें इसके लिए आपकी सहायता भी करेगी। परंतु हमने प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व के विकास की कल्पना करी है उसको पूरा करना हम सबका दायित्व भी है और हम सबका फर्ज भी है। और मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जो संकल्प सबको करना है, आईसीसी के सारे उद्योजक जो आज यहाँ पर उपस्थित है वो भी एक संकल्प करें कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर करने में हम हमारा योगदान देंगे और पूरे भारत के विकास को जिस तरह से आपने नर्स किया है नॉर्थ ईस्ट को भी नर्स करेंगे, ऐसी मुझे आप सबसे अपेक्षा है। मैं पर्सनली भी आ सकता था मगर आज वर्चुअल आना हुआ है। मुझे आशा है कि जब असम सरकार वहां पर पूरे नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टमेंट समिट लीड करेगी उस वक्त आप लोगों को वहीं मिलना होगा और तब तक आपका एक चैप्टर, आपका एक कोई यूनिट ऐसा बनाइए जो वहां की जमीनी हकीकत और सारी संभावना इन्वेस्टमेंट की उसको तराश कर सभी के साथ साझा करें। फिर से एक बार ये मंच पर आपसे नॉर्थ ईस्ट की बात करने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।